जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिशियन परिवार में है। आज हम जिस चैप्टर को बात करेंगे वो है अल्टरनेटर। ये भी मशीन का ही पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है अल्टरनेटर और क्या वर्क होता है। तो वर्क इसका क्या काम है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका काम होता है? अल्टरनेटर का। मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा अगर हम देंगे तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे। नॉर्मली यह एक सिंक्रोनस मशीन है जिसमें स्थित रोटर भी चुंबकीय क्षेत्र की समान गति पर गतिमान रहता है, इसलिए इसमें स्लिप शून्य होती है। सिंक्रोनस मशीन डबली एक्साइटेड मशीन है। इसके स्टेटर आर्मेचर को एसी जबकि रोटर फील्ड को डीसी दी जाती है। पावर जो प्लांट्स होते हैं उसमें विद्युत उत्पादन अल्टरनेटर द्वारा ही करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? वही फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित होता है, जिसमें चालक व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति होना आवश्यक है। पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर की बात करें तो बॉडी फ्रेम, स्टेटर, रोटर, एक्साइटर, स्लिप रिंग, ये सारे पार्ट्स होते हैं। बॉडी और फ्रेम जो होता है मशीन का वह भाग जो मशीन के सभी पार्ट्स कवर करके रखता है। ठीक है। मशीन का कौन सा पार्ट जो मशीन के सभी भाग को कवर करके रखता है? ये जो योक है इसको बोलते हैं। ठीक। बॉडी और फ्रेम ये सारे पार्ट्स को कवर कर रखता है। ये छोटी मशीनों में कास्ट आयरन था, बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील के बने होते हैं। स्टेटर की अगर हम बात करें तो स्टेटर में जो होता है बेसिकली अल्टरनेटर में जो स्टेटर होता है वो आर्मेचर का काम करता है। वहीं जो रोटर होता है वो फील्ड होती है। तो आर्मेचर जो होता है तो आर्मेचर जाहिर सी बात इसमें फिर स्लॉट्स कटे रहते हैं जिसमें वाइंडिंग स्थापित रहती हैं। ठीक है। आर्मेचर कोर जो होते हैं वार्निश आलेपित होती हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाई जाती हैं छल्ले के रूप में। ठीक है। सिलिकॉन स्टील की तो आपको पता ही है हिस्टेरेसिस लॉस ना होने पाए इसलिए कम से कम हो। अल्टरनेटर कोर में जो स्लॉट्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक ओपन स्लॉट्स होते हैं, सेमी क्लोज्ड होते हैं और क्लोज होते हैं। जो सेमी क्लोज स्लॉट होते हैं वो हाई स्पीड वाले में यूज करे जाते हैं। रोटर की अगर हम बात करें तो यह घूमने वाला भाग चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। रोटर फील्ड को एक्साइट करने के लिए हम डीसी शंट या कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं। अल्टरनेटर में रोटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक सैलिएंट पोल रोटर और जिसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टेड पोल, और दूसरा होता है नॉन सैलिएंट या फिर सिलेंड्रिकल पोल। तो हम सैलिएंट पोल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पोल्स होते हैं वो सैलिएंट टाइप के होते हैं। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन बात करें तो सैलिएंट पोल रोटर का व्यास अधिक, लंबाई कम। व्यास इनका ज़्यादा होता है तो लंबाई कम होती है, तो गति भी सामान्य मिलती है, मतलब कम ही होती है इन कंपैरिजन टू सिलेंड्रिकल रोटर। 375 से 1000 आरपीएम के होते हैं और इसमें जो पोल्स होते हैं वो 6 से 40 पोल्स तक होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। ये रोटर गति करते समय शोर करते हैं। ठीक है। नॉन साइलेंट सिलेंड्रिकल जो पोल टाइप के होते हैं ये सामान्यतः कास्ट स्टील के बने होते हैं। नॉन साइलेंट टाइप सिलेंड्रिकल पोल टाइप किसके बने होते हैं? कास्ट स्टील के। और जो पोल्स होते हैं इनमें नॉर्मली 2 से 4 होते हैं। गति अगर बात करें तो 1500 से 3000 आरपीएम होती है और इनका यूज जो होता है स्टीम या फिर गैस टर्बो अल्टरनेटर में करते हैं। ठीक है। ये शोर भी कम करते हैं। अब बात करेंगे एक्साइटर की। एक्साइटर क्या करता है? अल्टरनेटर की सॉफ्टवेयर स्थापित डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर फील्ड को एक्साइट करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। हमने बताया कि जो फील्ड होती है वो घूमने वाली होती है अल्टरनेटर पे, तो उसको एक्साइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर। जनरेटर द्वारा जनरेट किया गया वोल्टेज होता है 250 दो स्लिप रिंग्स द्वारा रोटर कॉइल्स द्वारा प्रदान किया जाता है। एक्साइटर के सीरीज़ में रिहोस्टेट कनेक्ट कर चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। स्टार्टर के एक्साइटर के जो सीरीज़ में अगर हम रिहोस्टेट कंट्रोल करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की एक्साइटेशन को घटा बढ़ा सकते हैं। इससे जो अल्टरनेटर की जनरेटिंग वोल्टेज है वो भी घट बढ़ सकती है। स्लिप रिंग की अगर बात करें तो फॉस्फर ब्रांच की बनी होती है। दो स्लिप रिंग्स जो होती हैं रोटर में फील्ड को सप्लाई देने के लिए सॉफ्टवेयर स्थापित रहती हैं। फॉस्फर ब्रांच का जो ताप गुणांक कम होने के कारण इसका यूज़ करते हैं। इन्हीं स्लिप रिंग्स पर ब्रश ठहरे रहते हैं। वर्किंग ऑफ एन अल्टरनेटर अगर हम बात करें तो क्या होती है? रोटर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का जब आर्मेचर चालकों द्वारा छेदन होता है। देखो रोटर में जब हमने एक्साइटर द्वारा किसी जो है डीसी दे दी तो एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा जिसका छेदन आर्मेचर चालकों द्वारा होगा। तो उसमें साइनोसॉइडल टाइप के जो एमएफ जनरेट हो जाता है, जिसे E इक्वल टू BLV साइन थीटा से ज्ञात करते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की F इक्वल टू PN/120 होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर मतलब अल्टरनेटर की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर मतलब कि जो अल्टरनेटर को चलाता है। तो प्राइम मूवर की अगर बात करें तो वाटर टरबाइन हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया, ऑयल इंजन हो गया। फेज़ के आधार पर बात करें तो सिंगल फेज़ और मल्टी फेज़ होते हैं। घूमने वाले भाग के आधार पर बात करें तो रोटेटर आर्मेचिंग
जिनमें मतलब आर्मेचर रोटेटिंग कर रहा हो और दूसरा रोटेटिंग फील्ड कर रहा हो। अमूमन ज़्यादातर यूज करने वाले जो होते हैं रोटेटिंग फील्ड टाइप के होते हैं। एक्साइटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक सेल्फ एक्साइटेशन और सेपरेट एक्साइटेशन। देखो, और हम बात करेंगे यहाँ पर सबकी अगर हम बात करें तो देखो, प्राइम मूवर तो हम समझ गए। वाटर टरबाइन जो होगा वो वाटर टरबाइन, जो प्राइम मूवर वाटर टरबाइन टाइप की होगी। ठीक है, स्टीम टरबाइन जो स्टीम जैसे कोयला और वो जला करके स्टीम तैयार करते हैं, उससे जो है हम घुमाते हैं। ठीक है, ऑयल इंजन में सिंपल सा ऑयल बढ़ता ही है। फेज़ में समझ ही गया, सिंगल फेज़ मल्टी फेज़ दोनों ही अल्टरनेटर हैं। घूमने वाले भाग के आधार पर समझ के, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का है तो मतलब कि आर्मेचर घूमने वाला होगा, और जो रोटेटिंग फील्ड टाइप का तो फील्ड घूमने वाली होगी। एक्साइटेशन में सेल्फ एक्साइटेशन, सेपरेट एक्साइटेशन समझते हैं। सेल्फ एक्साइटेशन मतलब कि उसी जो भी हमारा फील्ड यूजर है उसी में एक्साइटेशन का कुछ इंतजाम करा जाए। ठीक है, सेपरेट एक्साइटेशन अलग से देना। पिच फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसको केपी भी बोलते हैं, कॉस अल्फा बाई 2 इसको बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर के जो स्टेटर में स्थापित प्रत्येक आर्मेचर कॉइल्स के 2 भाग होते हैं। ठीक, जब ये दोनों साइड्स 180 डिग्री पर स्थापित हों तो फुल पिच वहीं है। 180 डिग्री से कम पर स्थापित हो तो शार्ट पिच। पिच फैक्टर का अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा पिच फैक्टर के पी इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, फुल पिच कॉयल में उत्पन्न विद्युत बहाव क्या होता है, ई इक्वल टू E1 प्लस E2 बराबर 2E1। वहीं शॉर्ट पिच में ई इक्वल टू 2E1 कॉस अल्फा बाई 2 होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है, अगर P बराबर 16 मतलब पोल बराबर 16 है, अल्टरनेटर में स्लॉट्स और 144 हैं, कॉयल पिच 7 हैं, पिच फैक्टर ज्ञात करना है। तो हम बात करेंगे वास्तविक पिच कॉयल की। अगर बात करें तो जितने स्लॉट हैं उसको पोल से भाग दो तो हमें 9 निकल के आए वास्तविक पिच कॉयल। यदि कॉयल पिच 7 रखें तो 60 पिच की इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगी, 9 में से 7, क्योंकि हमने टोटल जो निकाली थी 9 और अभी 7 रखने की बात बोल रहा है तो 9 में से 7 गया और बटे 9 इंटू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा का मान 40 निकल गया। पिच फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो 40/2 हो जाएगा। कॉस 20 का मान 0.94 निकल के आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग में एक फेज़ की वाइंडिंग को एक स्लॉट में ही न रखने के बजाय उसे मल्टी स्लॉट्स में स्थापित करते हैं, जिससे उसका उत्पन्न ईएमएफ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या गुणांक से परिवर्तित होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन गुणांक कहलाता है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसलिए ज़रूरी होता है कि हम एक वाइंडिंग जो है एक स्लॉट में रख कर मल्टी स्लॉट्स में करते हैं तो ईएमएफ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी कहते हैं। इसको के से डिनोट करते हैं। के डी इक्वल टू एन साइन एन बीटा बाई 2 और अपॉन में एन साइन बीटा बाई 2, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन में एन साइन बीटा बाई 2। फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। के डी का मान जो होता है हमेशा 1 से कम होता है। ध्यान रखिएगा, के पी जो होता है मैक्सिमम मान 1 होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है उसका हमेशा मान जो होता है 1 से कम होगा। के पी 1 हो सकता है लेकिन के डी 1 नहीं हो सकता, वो हमेशा कम होगा। एन की अगर आते हैं तो एन यहाँ पे जो है एन का मतलब होता है एन इजिकल टू पर फेज पर पोल स्लॉट, पर फेज पर पोल स्लॉट्स। और बीटा यहाँ पे जो रहा है 180 डिग्री अपॉन पर पोल स्लॉट्स नंबर, 180 डिग्री बटे पर पोल स्लॉट नंबर। यहाँ बीटा निकल के आएगा। बीटा को हम खांचों के बीच अंतर को डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, स्लॉट्स हैं 36, पोल हैं 4, कॉइल स्पैन 1 से 8 है। पिच फैक्टर अगर हम बात करें तो वही के पी निकालना है, तो कॉस अल्फा बाई 2 निकालेंगे। इस तरीके से वही ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो होता है पी इक्वल टू 6 है और एन इक्वल टू 1000, मतलब कि स्पीड 1000 है, सिंगल फेज वाइंडिंग है, एन बराबर पर पोल 3 स्लॉट्स में स्थापित करते हैं। खांचों में अंतर भी दिया है, बीटा इक्वल टू 20। तो के डी की बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एन साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन एन साइन बीटा बाई 2। तो साइन 3 20/2 करेंगे, 3 साइन 20/2 निकाल देंगे जी, और 0.96 आंसर आ जाएगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन है 3 फेज पोल बराबर 12 है स्टार कनेक्शन में, अल्टरनेटर में स्लॉट बराबर 180 है, पर स्लॉट कंडक्टर 10 है, कॉइल स्पैन बराबर 144 है। के डी और के पी निकालना है। के डी बराबर साइन एन बीटा बाई 2, एन साइन बीटा बाई 2, एन बराबर वही 180 डिग्री बटे 3 फेज है, 3 फेज इंटू पोल की संख्या 12, तो निकल जाएगा 5। खांचों के मध्य कोण बीटा इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री बटे स्लॉट्स पर पोल 180 डिग्री बटे 12, तो बीटा का मान निकल गया। इस तरीके से के डी निकाल देंगे। के पी कॉस अल्फा बाई 2 होता है। अल्फ़ा का मान निकालने के लिए हम 180 डिग्री माइनस 144 बटे 180 इंटू 180 बराबर 36 आ जाएगा। इस तरीके से निकल आएगा। ईएमएफ इक्वेशन की बात करें, जो अल्टरनेटर की ईएमएफ इक्वेशन होती है, विद्युत वाहक बल समीकरण,
तो किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो पर पोल छेदित फ्लक्स, चालकों की संख्या तथा रोटर की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो E इज इक्वल टू 4.445 एफ टी के पी के डी। ठीक है, तो फाई हो जाएगा फ्लक्स, एफ होगा फ्रिक्वेंसी, टी बराबर टर्न्स, के पी बराबर पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो स्लॉट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया गया, स्लॉट्स बराबर 6 भी दिए गए, पोल्स बराबर 4 दिए गए हैं, स्पीड दी गई 1500, टार्क और टर्न्स दिए गए 16, फाई इज इक्वल टू इतना दिया है। तो हमें ई वही विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, ई इक्वल टू 4.445 एफ टी के पी के डी वही लगा देंगे, रख देंगे सभी मान और निकल के आ जाएगा। पर फेज़ कॉयल से अगर निकलना है तो 96 जो हमें स्लॉट्स मिले हैं उनको भाग दे देंगे 3 से, तो निकल के आ जाएंगी। रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर, तो डीसी मशीन की पावर किलोवाट या मेगावाट में व्यक्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पावर फैक्टर जो है मैटर नहीं करता, जबकि अल्टरनेटर की पावर केवीए या एमवीए में व्यक्त करते थे, क्योंकि अल्टरनेटर की जो पावर होती है वो लोड करंट पर डिपेंड करती है। तो किलोवाट इज इक्वल टू केवीए इंटू कॉस फाई होता है। ठीक है, तो कॉस फाई जो होता है साथ में जुड़ जाता है, मतलब पावर फैक्टर जरूर मैटर करेगी। वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड इंटू 100 होता है। अल्टरनेटर का नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन। वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो होता है पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान किस पे? पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। यदि पावर फैक्टर लैगिंग तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। पावर फैक्टर अल्टरनेटर में अगर पावर फैक्टर लैगिंग होता है तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा। ठीक है, जब पावर फैक्टर लैगिंग तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, ध्यान रखेंगे। यदि अल्टरनेटर का लोड हटा दें तो उसकी वोल्टेज 480 वोल्ट से 600 वोल्ट हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, यदि अल्टरनेटर का लोड अगर हटा दें तो उसकी वोल्टेज 480 वोल्ट से 600 वोल्ट हो जाती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन वही वाला सूत्र लगा देंगे, नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड, और लगा करके सॉल्व कर देंगे। वोल्टेज रेगुलेशन मेथड अगर बात करें तो ईएमएफ मेथड सबसे पहला मेथड होता है। इसे सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि के नाम से भी जानते हैं। यह एक निराशावादी विधि है जिससे वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा हाई मिलता है। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन कैसा मिलता है? हाई मिलता है, यह निराशावादी विधि ईएमएफ मेथड। दूसरा है एमएमएफ मेथड, यह एक आशावादी है, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन कम प्राप्त होता है। एक होती है पॉइंटर ट्रायंगल मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंटर ट्रायंगल मेथड, कई बार क्वेश्चन पूछता है पॉइंटर ट्रायंगल मेथड। यह वोल्टेज रेगुलेशन की बेस्ट मेथड है, इसे 0 पीएफ मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे लॉसेस। तो लॉसेस तो वही रहते हैं, आयरन कॉपर मैकेनिकल। पॉइंटर ट्रायंगल मेथड को ध्यान रखिएगा, किस में होता है? ये होता है अल्टरनेटर में। किसको? वोल्टेज रेगुलेशन याद करने के लिए। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर, दो या से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलाना सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। आवश्यक शर्तें क्या होती है सिंक्रोनाइजेशन के लिए? तो इनकमिंग व रनिंग मशीन के वोल्टेज समान हो, फ्रिक्वेंसी समान हो, फेज क्रम समान हो। मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज निम्न विधियों से करते हैं। सबसे पहले एक डार्क लैम्प मेथड है, इसमें अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज होने पर सभी लैम्प बुझ जाते हैं। ठीक है, और ब्राइट लैम्प मेथड में इसमें सभी लैम्प जल जाते हैं। वही डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड, इसमें दो लैम्प पूर्ण प्रकार से व एक बुझ जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे मान लेते हैं कि लैंप जो हैं वो बहुत हल्के जल रहे हैं तो उसमें लो वोल्टेज भी हो सकती है। ठीक है, या लगातार एक लैंप ज़्यादा जल रहा है एक लैंप कम जल रहा है तो फेज डिफरेंस भी हो सकता है। ये भी कई क्वेश्चन पूछता है इससे। सिंक्रोनस मेथड में क्या होता है? सिंक्रोस्कोप मेथड मतलब बेसिकली सिंक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। इस यंत्र में दो फेज़ वाली एक मोटर होती है जिसके स्टेटर और रोटर पर दो फेज़ वाइंडिंग स्थापित करते हैं। स्टेटर और रोटर पर कैसी? दो फेज़ वाइंडिंग, क्योंकि टू फेज़ मोटर ही है। रोटर के साथ एक संकेतक भी जुड़ा होता है। जब इनकमिंग और रनिंग मशीन सिंक्रोनाइज हो जाती हैं तो संकेतक 0 पर रुक जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि अल्टरनेटर अब सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 3 फेज़ जो स्टार कनेक्शन है आर्मेचर, उसमें कितनी स्लिप रिंग होगी? 3 फेज़ स्टार कनेक्शन में अगर स्लिप रिंग की बात करें तो 4 स्लिप रिंग होगी। जब कब? जब रोटेशन टाइप कौन सा हो? आर्मेचर टाइप का। नॉर्मली आर्मेचर रोटेशन नहीं होता है, आर्मेचर स्थिर होता है। फिर वहीं हम बात करें 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में अगर रोटेटिंग आर्मेचर हो तो तब भी स्लिप रिंग होगी। अगर आर्मेचर स्लिप अगर है रोटेटिंग तो स्टार कनेक्शन में 4 स्लिप रिंग और डेल्टा में 3 स्लिप रिंग। वहीं अगर स्थिर आर्मेचर वाला जो नॉर्मली होते हैं
तो उसमें 2 ही स्लिप रिंग यूज़ करते हैं। अल्टरनेटर में जो डैम्पिंग वाइंडिंग यूज़ करी जाती है वो दोलन प्रभाव को हटाने के लिए करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर एक फिनिश होता है, और अगला चैप्टर अगर हम बात करेंगे तो शायद ट्रांसफार्मर आएगा। तब तक वेट करिए। अगले के लिए जय हिंद।